बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। बेगूसराय से रूह कपा देने वाली एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पुलिसिया तंत्र और सरकारी दावों की जैसे पोल खोल कर रख दी हो। यहां एक महिला के साथ 5 दरिंदों ने न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया बल्कि क्रूरता की तमाम हदें पार कर दी। वारदात के बाद जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब जाकर लापरवाही बरतने वाले चकिया थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया, लेकिन अब भी सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। कंधे पर सिस्टम का जनाजा और बाहों में जिंदगी और मौत से जंग लड़ती एक बेबस नारी। बेगूसराय से आई ये खौफनाक तस्वीर सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि पुलिसिया संवेदनहीनता का वो जीता जागता सबूत है जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। चकिया थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हुई इस दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस रूह कपा देने वाली वारदात की नींव 3 महीने पहले ही रख दी गई थी। आरोप है कि 3 महीने पहले भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ था। महिला ने चकिया थाने जाकर गुहार लगाई, लेकिन खाकी के जाबाजों ने इसे अनसुना कर दिया। पुलिस की इसी लापरवाही ने दरिंदों के हौसले बुलंद किए और नतीजा 11 जून को 5 हैवानों ने महिला को घेरकर सामूहिक बलात्कार की इस भयावह घटना को अंजाम दे डाला। पिछली 2 घटनाओं में पुलिस के रवैये के कारण अपराधी का मनोबल बढ़ा और उन 2 घटनाओं में बेलेबल सेक्शंस में मुकदमा दायर कर उन्हें थाना से ही जमानत दे दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि ये घर और ये सघन आबादी वाले इलाके में वो आकर रात में खींचकर उसके साथ गैंग रेप किया। दरिंदगी की इंतहा तो देखिए। बलात्कार के बाद उन 5 दरिंदों ने महिला के गुप्तांग में 9 mm की जिंदा बुलेट और लकड़ी के टुकड़े डाल दिए। जब महिला तड़पने लगी तो परिजन उसे लेकर अस्पताल भागे, लेकिन लाचारी देखिए, न तड़पती महिला को स्ट्रेचर मिला और ना ही कोई एम्बुलेंस। मजबूर होकर परिजनों ने अपनी बेटी को कंधे पर लादा और अस्पताल के भीतर ले गए। 11 जून की रात शौच के लिए निकली थी युवती। दरिंदों ने मुंह में साड़ी ठूस दी। 5 लोगों पर गैंग रेप के आरोप हैं, जिनमें रामू महतो, सूरज महतो, नीलेश महतो और 2 अन्य भी शामिल हैं। 13 जून को चकिया थाने में इसकी FIR दर्ज की गई थी। प्रशासनिक अमला इस खौफनाक वारदात पर पर्दा डालने में जुटा था, लेकिन जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया और सिस्टम की काली हकीकत को बेनकाब किया, तब जाकर पुलिस महकमे की नींद खुली। न्यूज 18 की खबर देखकर हड़बड़ाए DIG शैलेश कुमार ने SIT गठित कर चकिया थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। वह घटना को हम लोगों ने देखा है, छानबीन किया है, महिला से भी बात हुई है और इसमें एक SIT का गठन किया गया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। थाना अध्यक्ष की लापरवाही सामने आई तो उनको निलंबित करके आगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पुलिस की यह सुस्ती क्या बयां करती है। 1 हफ्ते के बाद भी आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? पहले हुई शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पुलिस ने नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई? क्या थाना प्रभारी का निलंबन काफी है? प्रशासन भले ही अपनी पीठ थपथपाता रहे, लेकिन हकीकत यही है कि वे सोते रहे और अब लोगों की आंखें बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि हमारी ये पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार करेगी। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरा में एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच युवक भरत तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भरत तिवारी पुलिस के सामने हथियार फेंक कर सरेंडर करता हुआ नजर आता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर जब भरत सरेंडर कर रहा था
तो पुलिस ने उसे गोली क्यों मारी? आरा में भागते दौड़ते लोग, बंदूक ताने हुए पुलिस, हर तरफ हंगामा और बवाल। आरा के बिलौटी गांव की इन तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है। एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत के बाद पुलिस पब्लिक आमने सामने है। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। परिवार का आरोप है कि सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने भरत को गोली मार दी। साजिश के तहत नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब भरत तिवारी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भरत तिवारी ने अपनी पिस्टल पुलिसकर्मियों के आगे फेंक दी। उसके बाद भी पुलिस ने उसे गोली मार दी। यार इनको दे दिया गया। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी। तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, फेंक दें, रुकिए, लीजिए हथियार इनको दे दिया गया। जिस भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई, लोगों का दावा है कि वो जवनिया गांव में विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहा था। भरत तिवारी के पिता भी बिहार पुलिस में सिपाही पद से रिटायर्ड हैं। भरत तिवारी की बहन भी बिहार पुलिस में नौकरी करती है। ऐसे में इस एनकाउंटर को लेकर लोगों का दर्द गहरा है। आरा में एनकाउंटर को लेकर बिहार पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर एनकाउंटर सही है तो थाना अध्यक्ष दरोगा को सस्पेंड क्यों किया? क्या पुलिस ने मान लिया है कि कहीं न कहीं चूक हुई है? ग्रामीणों का कहना है कि 4 गोली मारी गई, जबकि पुलिस का कुछ और कहना है। अगर भरत ने सरेंडर कर दिया था तो पुलिस ने गोली क्यों मारी? अब पुलिस जांच किस नतीजे पर पहुंची है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले छपरा से नई दिल्ली ट्रेन का लोकार्पण किया और उसके बाद वे मढ़ौरा के रेल इंजन कारखाने गए, जहां 51वें इंजन निर्यात के दौरान वे मौजूद रहे। और इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि यह इंजन कारखाना मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बना रहा है। छपरा जंक्शन से दिल्ली के आनंद विहार के लिए नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हरी झंडी मिलते ही बिहार के विकास की पटरी पर एक और नई शुरुआत हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में शुरू हुई ये ट्रेन सिर्फ एक नई रेल सेवा नहीं है, बल्कि बिहार को देश की राजधानी से और मजबूती से जोड़ने का प्रतीक बन चुकी है। बिहार को नई सौगात, छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस की शुरुआत, दिल्ली से सीधा कनेक्शन, यात्रियों को मिली बड़ी राहत। रेल मंत्री ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार पर विशेष फोकस है। यही वजह है कि चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को रेलवे विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड बजट मिला है। आज बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे तेज गति से काम हो रहा है। रेल मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सबसे बड़ी चर्चा उस सपने की है जो बिहार के परिवहन इतिहास को बदल सकता है, यानी पूर्वी भारत को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी। रेल मंत्री के मुताबिक बुलेट ट्रेन आने के बाद दिल्ली से पटना का सफर महज 4 घंटे 41 मिनट में पूरा हो पाएगा। वंदे भारत भी बिहार में 11 अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही है और 14 वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार में चल रही है। पूरी तरह से परिवर्तन जो कि आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी। बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र
4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी। पटना रेलवे स्टेशन पर 5 नए प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। फतुहा स्टेशन का विकास हो रहा है। वहीं मढ़ौरा का लोकोमोटिव प्लांट अब भारत की औद्योगिक ताकत का नया प्रतीक बन चुका है, जहां से इंजन अफ्रीकी देशों तक निर्यात किए जा रहे हैं। कभी लंबी दूरी, सीमित ट्रेनिंग और कमजोर कनेक्टिविटी बिहार की पहचान मानी जाती थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। रेलवे मंत्री का यहाँ तक दावा है कि आने वाले 5 से 8 वर्षों में बिहार से 200 नई ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। वंदे भारत, अमृत भारत, नई रेल लाइनें, स्टेशन विकास और बुलेट ट्रेन का विजन, ये सब संकेत दे रहे हैं कि बिहार अब रेलवे क्रांति के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। सियासत से इतर अगर तस्वीर को विकास के नजरिए से देखें तो संदेश साफ है। केंद्र और राज्य सरकार की साझा प्राथमिकता में बिहार अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने भी पहुंचे और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत यहां बनने वाले इंजन को सफल बताया। जब एक्सपोर्ट चालू हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 जून 2025 में पहला लोको एक्सपोर्ट किया था। तब से अब तक 50 जो लोको एक्सपोर्ट हुए हैं, उसकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है और इसके कारण आज देश में बने हुए इन लोकोस का विश्व भर में नाम हो रहा है। साथ ही साथ इस प्लांट से, मढ़ौरा में बने इस प्लांट से बिहार को 1000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी का रेवेन्यू मिला है। और अब बात बिहार के सबसे बड़े टेंडर घोटाले की, जिसने बिहार प्रशासनिक सेवा के बड़े बड़े पदों पर आसीन आला अधिकारियों की पोल खोल कर रख दी है। ऋषुश्री से नाम जुड़ने के बाद 2 आईएएस को निलंबित कर दिया गया, जबकि 2 के खिलाफ एसवीयू की जांच अब भी जारी है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री ने भी साफ संदेश दिया कि बिहार में क्राइम और करप्शन खत्म करके विकास को रफ्तार देने की ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आईएएस योगेश कुमार सागर फारबिसगंज में एसडीओ रहे, भागलपुर नगर निगम में नगर आयुक्त बने, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी भी रहे, साथ ही समाज कल्याण विभाग में निदेशक का पदभार भी संभाला। आईएएस अभिलाषा शर्मा सीतामढ़ी की जिलाधिकारी रहीं, वित्त विभाग में संयुक्त सचिव रह चुकी हैं, जीविका परियोजना में वरिष्ठ प्रशासनिक जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। अब बिहार के सबसे बड़े टेंडर घोटाले में इन दोनों घुसखोर और भ्रष्ट अफसरों को निलंबित कर दिया गया है, पर इनके भ्रष्टाचार की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। शुक्रवार को भी एसवीयू की टीम ने योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा के साथ ही टेंडर घोटाले के मास्टरमाइंड ऋषुश्री के करीबी पवन कुमार के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। टेंडर घोटाला मामले में सरकारी बाबुओं पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एसवीयू की टीम ने इसके अलावा 2 और आईएएस अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा है। एसवीयू ने संजीव हंस के ऑफिस और आवास दोनों जगह नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए हाजिर होने का आदेश दिया है। तो वहीं टेंडर माफिया ऋषुश्री के खुलासे के बाद बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई है। आनंद किशोर को बीएसईबी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। बता दें कि पिछले 10 साल से आनंद किशोर बीएसईबी के अध्यक्ष थे और घोटाले में नाम आने के बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। हालांकि वे अभी भी वन एवं पर्यावरण विभाग में एसीएस के पद पर बने हुए हैं। एसवीयू के ताबड़तोड़ एक्शन से संदेश साफ है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में क्राइम और करप्शन को लेकर अब सरकार कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में कतई नहीं है। टेंडर घोटाले के मास्टरमाइंड ऋषुश्री से भी एसवीयू की टीम लगातार 3 दिन से पूछताछ कर राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि जांच की आंच और कहां तक पहुंचती है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मजबूत रिश्तों का रास्ता भी भारत के पारंपरिक स्वाद से होकर गुजर सकता है। याद है ना, कुछ समय पहले इटली की धरती पर पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर मेलोडी का ट्रेंड छा गया था, लेकिन अब ग्लोबल मंच पर एक और देसी स्वाद का डंका बजा है और इस बार बारी है हमारे अपने ठेकुआ की। दुनिया में अगर बिहारी स्वाद न चखा तो फिर क्या खाया? इटली में मेलोनी के साथ मेलोडी की गूंज के बाद अब बारी थी बिहार झारखंड के सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक स्वाद की। मौका था स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और संसद के स्पीकर से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का, और पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में था भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक, हमारा अपना ठेकुआ। जी हां, पीएम मोदी ने जब स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और वहां की संसद के स्पीकर रिचर्ड राशी को ये खास व्यंजन भेंट किया तो वे इसके स्वाद के कायल हो गए। आखिर स्वाद बिहारी हो तो कोई कैसे दीवाना ना बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ठेकुआ का जिक्र हम कर रहे हैं उसकी खासियत क्या है? ठेकुआ सिर्फ एक पकवान नहीं, बिहार झारखंड की आस्था, संस्कृति और सादगी का प्रतीक भी है। यह लोक आस्था के महापर्व छठ का मुख्य प्रसाद है। इसे पूरी शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती। गेहूं का आटा, देसी घी, सौंफ, ड्राई फ्रूट्स और गुड़ से बनाया जाता है। इसे लकड़ी के विशेष नक्काशीदार सांचों पर ठोक कर बनाया जाता है। कभी लिट्टी चोखा का मुरीद बनाने वाले पीएम मोदी ने अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर ठेकुआ को पहुंचा दिया है। पहले मेलोडी रील्स ने इंटरनेट पर धूम मचाई थी और अब स्लोवाकिया में ठेकुआ की मिठास कूटनीति की नई कहानी लिख रही है। साफ है, बिहार का ये ठेकुआ अब लोकल से ग्लोबल हो चुका है। अब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने पोस्ट कर बधाई दी है कि बिहार की इस विशिष्ट पहचान को विश्व मंच पर सम्मान मिलना हम सभी बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर पटना से, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 286 करोड़ रुपए की 157 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लोक सेवक आवास के संकल्प सभागार से रिमोट के जरिए योजनाओं की सौगात दी गई। सीएम ने 239 करोड़ रुपए की 114 योजनाओं का उद्घाटन और 47 करोड़ रुपए की 43 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने पटना के सौंदर्यीकरण और आधुनिक शहरी विकास को गति देने की बात कही। उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति में वेस्ट टू वंडर थीम पर पार्क निर्माण, नमामि गंगे के तहत सीवरेज नेटवर्क विस्तार और वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करने की घोषणा की। साथ ही आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना भी साझा की। सैटेलाइट टाउनशिप बनेगा, 66,000 एकड़ में बनेगा, तो ये आप सोच कर रखिए कि ये 6 लाख करोड़ रुपया सिर्फ पटना जैसे शहर में इन्वेस्ट हो सकता है। यहाँ टाउनशिप क्रिएट होंगे, वहां पर हम लोग इंटरनेशनल स्तर के चीजें स्थापित करने का काम करें। और हमने कहा है कि उसमें एक आइडेंटिफाई भी करने हैं। हम लोग तो आग्रह करेंगे कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोचिंग चलाते हैं उनको भी एक सेंटर बना के दीजिए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से। आरजेडी के पूर्व विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन को धमकी मिली है। मुकेश रोशन को धमकी दी गई है और धमकी देने वाला शख्स खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बता रहा था। कॉल पर पूर्व एमएलए मुकेश रोशन को यह धमकी दी गई। मुकेश रोशन ने पुलिस में हालांकि इसे लेकर अब शिकायत दर्ज करवाई है। पटना एसएसपी को इस बात की जानकारी दी गई।
तो पटना से बड़ी खबर सामने आती हुई, जिसमें मुकेश रोशन की तरफ से अब शिकायत भी थाने में दर्ज करवाई गई है। उन्हें यह धमकी दी गई है। धमकी देने वाला शख्स अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शख्स बता रहा था। और बड़ी खबर कटिहार से, जहां पूर्व मंत्री रामजी ऋषिदेव के बेटे सुनील कुमार को 102 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सुनील कुमार वर्तमान में रोजगार सेवक के रूप में कार्यरत हैं। पुलिस ने इन लोगों के पास से बिना नंबर वाले महंगे स्पोर्ट्स बाइक भी बरामद किए। एसपी शेखर चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि बंगाल के मालदा जिला से बिहार के कई इलाके के साथ साथ कटिहार में स्मैक तस्करी के रैकेट चलाए जा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। 102 ग्राम स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ इनपुट पे काम कर रहे थे, जिसमें कि मालदा से जो है स्मैक लाने की सूचना थी। लगातार हम लोग रेड भी करवा रहे थे। इसी क्रम में जो है 2 व्यक्ति को 102 ग्राम लगभग जो है स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। उसमें से एक व्यक्ति का नाम है सुनील कुमार और दूसरे व्यक्ति का नाम है खुशीलाल मंडल। ये पूर्णिया और अररिया जिला के रहने वाले हैं और ये लोग स्मैक की खरीदारी हेतु जो है यहाँ पे कटिहार इनका हुआ था आगमन। उसी में हम लोग को सूचना मिली थी और हम लोगों ने रेड करके इनको गिरफ्तार किया। सिवान में पुलिस का एक अनोखा रूप देखने को मिला, जहां पुलिस टीम एक फरार आरोपी के घर ढोल नगाड़े और बैंड बाजे के साथ पहुंच गई। रंगदारी और गोलीबारी मामले में फरार आरोपी रिंकू पांडे के शिक्षक कॉलोनी स्थित घर पर न्यायालय के आदेशानुसार इश्तेहार चिपकाया गया और ये पूरा मामला बीते 27 मार्च 2026 को असांव थाना क्षेत्र के पंचबिनिया गांव में हुई एक वारदात से जुड़ा हुआ है, जहां 30,000 रुपए की रंगदारी न देने पर रविकांत कुमार सिंह नाम के एक छात्र को गोली मार दी गई थी। इस गोलीकांड में रिंकू पांडे मुख्य आरोपी है और वो लगातार फरार चल रहा है। और बड़ी खबर बगहा से, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। भूरेगंज थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक धारदार चाकू, लूटे गए 3 मोबाइल फोन और 11,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे गिरोह की जांच शुरू कर दी है। अनुसंधान किया गया और इसमें यह सामने आया कि लगभग 7 व्यक्तियों का गिरोह है, जो कि मोटरसाइकिल से यत्र तत्र घूमते हुए घटना को अंजाम देते हैं और बाद में एक हाइड आउट उनका बना हुआ था। उस हाइड आउट में उसके कुछ संरक्षक भी थे, तो सबकी पहचान हो गई, सबकी गिरफ्तारी हो गई और पूरे ऑपरेशन में हम लोगों ने 12 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें कुछ नाबालिग भी हैं। खबर बाढ़ से, जहां वार्ड संख्या 8 के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करीब 4 कट्ठा जमीन पर अवैध कब्जे की वजह से सड़क और नाले का निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अंचलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कब्जाधारी नरेश यादव का दावा है कि जमीन उसके पूर्वजों के समय से इनके पास है और मामला कोर्ट में चल रहा है। अतिक्रमण आमगढ़ मजरुआ जमीन है ये, जो कि डीएम से ऑर्डर भी हुआ होले इस चीज को ऑर्डर हो ले। इसको हटाने के लिए हम लोग भी उस पर लिखे थे, पहले भी लिखे थे। देखिए 2023 में सामुदायिक भवन लगी, ठीक है, और उसी पर हम कागज वो बढ़ाए, हट नहीं रहा, नहीं हट रहा है। कोर्ट से भी ऑर्डर हो गया, सीओ भी कह दिए, तभी नहीं हाँ नहीं हट रहा है। इसी की वजह से ये रोड भी रुका हुआ है। हाँ, जमीन है वो है गरबाजरुआ की जमीन है, आपको किसी के लिखित है कि गरबाजरुआ जमीन है, रहती जमीन नहीं है, रहती जमीन गरबाजरुआ जमीन है। शिकायत किए हैं इसका बहुत ही सब है शिकायत है। एक आदमी नहीं शिकायत किया है, शिकायत किया है जितना के टोटल के गया है वहाँ पर ही है। ये तो 1917 से आरोप लग रहा है, कई एक बार हुआ है। तो सीओ साहब का भी फैसला मेरे पास है। तो सीओ तो चिट्ठी है कि 3 दिन में खाली करने के लिए? नहीं वो है, और पहले फैसला नोटिस दिए हैं। ऐसे इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। किस प्रकार का ये जमीन है? जमीन है क्या, तो रहती है जमीन है। हाँ, जमाबंदी रद्द करने का आदेश हुआ है? नहीं, वो सब कुछ नहीं है। वहाँ दिया, वहाँ चल रहा है कोर्ट में मैटर, कोर्ट में जब जैसा होगा वो देखा जाएगा। खबर भागलपुर से, जहां तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 70 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द किए जाने के बाद से विवाद गहरा गया है।
राजभवन के निर्देश पर नियुक्ति रद्द होने से नाराज अतिथि शिक्षक कुल सचिव कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। गेस्ट टीचर्स का आरोप है कि पिछले टेन्योर के दौरान उन्हें वेतन तक नहीं दिया गया। रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही नियुक्ति खत्म कर दी गई। शिक्षकों ने बहाली एक बार फिर से करने को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगातार विवाद नजर आता है। वहीं धरना प्रदर्शन का दौर लगातार यहां पर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षक हैं और 70 अतिथि शिक्षकों को जो की नियुक्ति जो है रद्द कर दी गई है, जिसके बाद से आप देख लीजिए कि ये सभी अतिथि शिक्षक जो है रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं रजिस्ट्रार कार्यालय में जो है ताला लटका हुआ है। 3:30 बजे हैं अभी और अभी के समय में ही ताला लगा हुआ है। वहीं प्रभारी कुलपति भी जो है अभी यहाँ नहीं है। वहीं इन लोगों की जो मांग है, हम इनसे बात करते हैं। क्या मांग है आप लोगों? देखिए, आज हम लोग जो अतिथि शिक्षक हैं भागलपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न जो विभागों में और कॉलेजों में कार्यरत हैं, आज हम लोग एक जो धरने पे बैठे हैं। हमारी मांग ये है कि हम 11 महीने की सेवा दिए और हमारी जो नियुक्ति हुई, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नियुक्ति नियम संगत तरीके से विश्वविद्यालय ने विज्ञापन निकाला, जो है काउंसलिंग कराया जो भी है, और उसके बाद एक चयन समिति के द्वारा सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा नियम संगत जो है हमारी बहाली हुई और हम लोग अपनी सेवा जो है पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पूर्वक से अपनी दिए। 11 महीने की हमारी सेवा 27 मार्च को पूरी हो गई। हम लोग की नियुक्ति के समय और जो VC हैं उनमें जो है विवाद चल रहा है और इस विवाद का प्रभाव जो है वो हम पर पड़ रहा है। परेशानी है कि हम लोगों ने जो 11 महीने सेवाएं दी हैं, वो सेवाओं का हम लोगों को भुगतान नहीं किया गया है और अचानक से ये कह दिया जाता है कि आपकी नियुक्ति रद्द हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है अतिथि शिक्षक यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं कोई अधिकारी जो है विश्वविद्यालय के यहाँ नहीं है और इन लोगों का साफ कहना है कि जब तक इन लोगों की पूर्ण नियुक्ति नहीं की जाती है पहले की तरह, तब तक ये लोग धरने पर रहेंगे। वहीं विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं जो विश्वविद्यालय से नाराज हैं। अब देखने वाली बात है कि आगे इस मामले में क्या होता है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और बड़ी खबर इस वक्त सासाराम से, जहां इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप को सरकार ने शादी का तोहफा दिया है। तेज गेंदबाज आकाशदीप बनाए गए हैं बिहार पुलिस में DSP। 24 जून को आकाशदीप 7 फेरे लेने वाले हैं और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये पत्र जारी किया गया, जिसमें 16 जून को CM सम्राट चौधरी आए हुए थे आकाशदीप के पैतृक गांव बड्डी। और अब एक बड़ा तोहफा शादी से पहले बिहार सरकार की तरफ से आकाशदीप के लिए।